हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बिहार स्टेट के तीसरे क्लास की तरफ हैं। तीसरा क्लास भी हमारा पीवाईक्यू ही है, जो शिक्षक कला और अन्य दक्षता से है। एग्ज़ाम डेट आपका 14 जून 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। इसमें आपको पता है शिक्षण कला से आपको 30 क्वेश्चन होते हैं और अन्य दक्षता से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। मतलब हम टोटल 50 के 50 प्रश्नों को एनालिसिस करने वाले हैं, जहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले खुद को करने की आप प्रयास करिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद से आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। मेरी बातों को आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाएं। इसकी फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल और उसके ग्रुप दोनों पे अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण कैरियर की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारक वो होता है कि किसी भी व्यक्तित्व और कक्षा और छात्रों से संबंधित होने का क्षमता। मतलब कि क्या होनी चाहिए कि एक शिक्षक के रूप में कैरियर की शुरुआत में केवल आपका उत्कृष्ट शिक्षा का ही रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक प्रभावी शिक्षण भी होना चाहिए। मतलब छात्रों के साथ एक आपका मजबूत संबंध भी स्थापित होना चाहिए, तब जाकर के ये आपका शिक्षण का कैरियर की शुरुआत, मतलब कि एक आपका कॉम्बिनेशन इस छात्रों से बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिक्षण का जो सर्वाधिक अपेक्षित परिणाम है वो क्या है? सपेक्षित जो अपेक्षित परिणाम है वो क्या है? वो है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन करना। मतलब कहने का ये है कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है, तो जिससे उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है और यही यही जो परिवर्तन होता है वो ज्ञान प्राप्त करने में, नई क्षमता को विकसित करने में और मौजूदा जो दृष्टिकोण होते हैं उनको संशोधित करने में ये इसका रूप हो सकता है। ठीक है ना? तो इसका है तात्कालिक जो परिणाम का अर्थ ये है कि मतलब शिक्षण के तुरंत के बाद से जो छात्रों में कुछ सीखने का, समझने का आपका का परिणाम दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो सर्वाधिक अपेक्षित परिणाम ये है कि उसके व्यवहार और उसकी जो वांछनीय दिशा में उसमें परिवर्तन दिखेगा। आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। अगला पॉइंट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दें। कह रहा है कि शिक्षण सिद्धांत होते हैं। तो शिक्षण सिद्धांत किसके होते हैं? तो ये होते हैं चर प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षकों को मान्यताओं और सिद्धांतों का ज्ञान हो। ठीक है ना? शिक्षण के विभिन्न स्तरों और उसके समीवर्ती शिक्षण मॉडलों के बारे में उनको ज्ञान हो। शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे की जाए और उसे कैसे हल किया जाए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो। मतलब सभी की सभी जानकारियां शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कह रहा है कि यदि कोई छात्र किसी विषय से जुड़े अद्यतन, संकलन या कोण से संबंधित ग्राफिक का दृश्य प्रस्तुतिकरण करता है तो वह क्या है? तो वह क्या होगा? तो एक प्रकार से वो क्या होगा? वो संश्लेषण होगा। क्या होगा भैया? संश्लेषण होगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भावनात्मक जो क्षेत्र की सीखने की निम्नतम स्तर क्या होती है? भावनात्मक क्षेत्र के सीखने की निम्नतम स्तर भाग लेना होता है, पार्टिसिपेट होना। ये सबका इसका निम्नतम स्तर होता है। ठीक है ना? सबसे निम्नतम स्तर होता है। इसमें भी आपके भावनात्मक जो क्षेत्र है ये ब्लूम वर्गीकरण का ही हिस्सा है। किसका? ब्लूम वर्गीकरण का ही हिस्सा है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका, अगला पॉइंट देख लें। करा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भ्रमण जो विधि है वो महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण? इसलिए है क्योंकि यह सहयोगात्मक रवैया विकसित करने में मदद करता है, छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है जिससे छात्र प्रथम हस्त ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कह रहा कि किसने कहा कि खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है? किसने कहा था कि खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है? ये कहे थे कार्लवेट कुक ने। किसने कहा था? ये कार्लवेट कुक ने कहा था कि जो खेलना है एक स्वाभाविक प्रक्रिया। इनका मानना था कि बच्चों में खेलने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो जन्मजात होती है और यह उनके संपूर्ण विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ये कार्लवेट कुक साहब का कथन है। संगोष्ठी जिसको हम सिंपोजियम बोलते हैं। सिंपोजियम एक प्रकार है। सिंपोजियम किसका प्रकार है? तो सिंपोजियम एक प्रकार का किसका प्रकार है? तो ये चर्चा विधि का प्रकार है। किसका है? डिस्कशन मेथड है ये।
इसमें क्या होता है कि किसी विशेष पर, किसी विषय पर, किसी विभिन्न विशेषज्ञ या प्रतिभाग होते हैं, उन पे अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और वे आपस में क्या करते हैं, उनको उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी सिंपोजियम एक प्रकार का चर्चा विधि है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार जो पाठ्य योजना का सक्रिय स्तर जो होता है वो होता है अनुप्रयोग करना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसका अप्लाइंग करना। क्लियर है? ये भी ब्लूम वर्गीकरण के पाठ्य योजना से ही संबंधित है, जिसमें आपको अनुप्रयोग करना, पाठ्य योजना के और भी गतिविधियों में छात्राओं के द्वारा जो सीखे हुए उपयोग होते हैं उनको करने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डिजाइन जो चुनौतियां हैं वो किसका उदाहरण है? डिजाइन चुनौतियां एक प्रकार का विस्तृत करना, मतलब कि एलोबरेट करना का उदाहरण है। मतलब कोई भी आप, ये भी ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार जो डिजाइन चुनौतियां हैं उनके लिए उदाहरण विस्तृत करना एक प्रकार का क्या है, चुनौतियां हैं। ठीक है ना? या विचारों को विकसित करता है और उनको गहराई में जाकर कुछ समझने के बारे में एक प्रेरणा देता है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यह नहीं है। क्या अर्थ नहीं है? कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यालय में जाकर वास्तविक शिक्षण कराना, ये आपका सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है कि इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। इस शिक्षण में निपुणता और दक्षता के आधार पर बल शिक्षण करना होता है। फीडबैक के माध्यम से जो छात्र शिक्षक के शिक्षण में क्या करता है, तो इसमें बदलाव लाया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप छात्र अध्यापकों को विद्यालय में जाकर के उनका वास्तविक शिक्षण करना होता है। ठीक है ना? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको एससीईआरटी से संबंधित एससीईआरटी हिस्ट्री मेरे पास है, अवेलेबल है। एससीईआरटी हिस्ट्री हो या आपकी जियोग्राफी हो, इन दोनों के हैंड रिटेन नोट्स और इनके एमसीक्यू कंप्लीट रियल एससीईआरटी अवेलेबल है। इस नंबर पे व्हाट्सएप जानकारी करके, पेड है, बहुत मिनिमम प्राइस हमने रखा है, इसको आप ले सकते हैं। 7905858205 है। क्या है ये? सॉरी 205 है, ध्यान दे देंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेंगे। माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में, वहीं पर किया जाएगा ना। व्याख्यान के बाद से जो शिक्षक किस पर बल देते हैं, तो व्याख्यान जब दे देंगे, मतलब अपना एक्सप्लेनेशन दे देंगे, तो वो किस पर बल देंगे? मजे लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, है ऑप्शन गलत है। उसको देंगे प्रश्न करने के लिए। मतलब आपने किसी चीज को समझा लिया तो बच्चों को आप प्रश्न पूछते हैं ना, आप पूछते हैं कि आप, मतलब कि क्या आपने सीखा, मतलब यदि आप पूछेंगे तो उनके जो अंदर जो शंकाएं होंगी उनका समाधान आप करेंगे, मतलब आपको पता लगेगा कि किस तरह से बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं। कैसे कि कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद से शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ब्लैक बोर्ड को छात्रों के द्वारा साफ किया जाना चाहिए, गलत है, जो कि आप देखे भी होंगे छात्र साफ करते हैं, टीचर साफ करवाते हैं, ये गलत है। खुद साफ करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड खुद साफ करना चाहिए। ये पूरा सूक्ष्म शिक्षण जब आप करेंगे विद्यालय में, आपने बीएड या डीएलएड किया होगा, तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। 15 नंबर है कि किस प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है? जब जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं करने की बात होगी तो उसको बोलते हैं अधिनायकवादी प्रशासन। क्या बोलते हैं उसको? अधिनायकवादी प्रशासन। इसमें क्या होता है भैया? अधिनायकवादी प्रशासन होता है ये, या निर्देशात्मक प्रशासन होता है, लोकतांत्रिक प्रशासन होता है, और हस्तक्षेप प्रशासन होता है। तो जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो आपका होना चाहिए अहस्तक्षेप। ऑप्शन ए गलत है, अहस्तक्षेप प्रशासन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, निर्देशात्मक नहीं होता है। हस्तक्षेप प्रशासन में क्या होता है कि इसमें भावना की परवाह नहीं की जाती है, और एक प्रकार की इस प्रशासन की ऐसी प्रणाली है जहां पर नियंत्रण और हस्तक्षेप बिल्कुल शून्य होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे किसी भी जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है। ठीक है ना? 16 नंबर की तरफ आते हैं। शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है? कैसे बढ़ा सकता है? वो सामग्री को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ करके, जब आप किसी भी सामग्री, कोई भी मटेरियल आप रखे हैं और स्टूडेंट के लाइफ से जोड़ करके उन चीज़ों को बताएंगे, तो काफ़ी शिक्षण आपका प्रभावी होगा। बच्चे काफ़ी उन चीज़ों को उत्सुक रूप से सीख पाएंगे। ठीक है ना? आसानी से समझ पाएंगे। 17 नंबर है कि पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखनी चाहिए, उसे किस नाम से जानते हैं?
उसे हम किस नाम से जानते हैं? जब भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखने की बात होगी तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन, मतलब कि संरक्षण का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? संरक्षण। और यह पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें रखा जाता है, कहा जाता है कि पुस्तकों को भौतिक स्थिति, मतलब जिस प्रकार से पुस्तक है उनको अच्छे तरीके से एक क्रम तरीके से रखें, ठीक है ना। पुस्तकों की उम्र बहुत लंबी होती है आपको पता, और वे पाठकों के उपयोग के लिए सुरक्षित रखी जाती है कि इनका आगे भी उपयोग किया जा सके। 18 नंबर है, क्या इंटरनेट आधारित शिक्षण भारत के लिए उपयुक्त है? भैया हाँ है तो बिल्कुल है, नहीं ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ है, लेकिन प्रभावशीलता को मापना चाहिए, मतलब इनकी कितनी इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ने वाला है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका कितना सदुपयोग आप कर पा रहे हैं, और समय समय पर इसके बारे में जो भी मार्गदर्शन होते हैं वो देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। वह तत्व जो उस कक्षा को रोचक बनाता है, क्या रोचक बनाएगा भैया? क्या शिक्षक का व्यक्तित्व उस कक्षा को रोचक बनाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या पाठ योजना बनाएगा? क्या अध्ययन सामग्री बनाएगा? नहीं। जो रोचक बनाता वो होता है शिक्षण सहायता और शिक्षण की विधि, मतलब किस शिक्षण की विधि से बच्चों के सामने आप पेश आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या उनके अंदर ललक है, इंटरेस्ट है पढ़ने का। तो ये सारी चीजें सहायता शिक्षण विधि होती है, ठीक है ना। इंटरनेट का ज्ञान क्या है? इंटरनेट का ज्ञान जो है वो विद्यार्थियों के लिए हानिकारक तो होता ही नहीं है। इंटरनेट का ज्ञान ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है। क्या वो छात्रों को दूसरों पर निर्भर बनाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो अपनी क्षमता खो देते हैं? ये भी नहीं होगा। क्या बिल्कुल फायदेमंद? सारा नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे ही नॉर्मल आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सीखने वाली चीज है, इसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसमें अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। अनौपचारिक मूल्यांकन, पहली बात ऑप्शन नंबर जो परियोजना है जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं, ये अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। अब देखिए, अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो छात्रों की समझ को पाने का एक निरंतर तरीका होता है, मतलब लगातार सीखने की एक मापन होती है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, एक प्रकार का अनौपचारिक नहीं है। परियोजना आमतौर पर हम कह सकते हैं कि एक से अधिक संरचित होती है, मतलब इसको हम औपचारिक में ज्ञान करते हैं। मतलब कि परियोजना क्या होगी? अनौपचारिक नहीं बल्कि औपचारिक रूप में आती है। एक प्रकार की औपचारिक आकलन विधि होती है, ठीक है ना। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम शामिल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये अनौपचारिक नहीं है। इसमें ग्रेडिंग आ गया, इसमें ऑफिशियल रूप से आ गई थी। परियोजना अनौपचारिक नहीं है, ये औपचारिक है। करें कि छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो स्कोरिंग गाइड को किस रूप में जानते हैं? इसी स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। रूब्रिक्स को क्या जानते हैं कि छात्रों का जो गुणवत्ता मूल्यांकन है उसमें स्कोरिंग गाइड के रूप में इसको हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रूब्रिक्स नाम है इनका, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि संभावनाएं सबसे कम किसमें होती हैं? संभावनाएं सबसे कम किसमें होती हैं? सबसे कम संभावनाएं जो होती हैं वो टेस्ट में होती हैं, परीक्षण में होती हैं, मापन आकलन मूल्यांकन में नहीं। मतलब जो टेस्ट होता है बहुत ही सीमित प्रक्रिया होती है, बहुत मतलब मोमेंट इसकी बहुत कम होती है। जो किसी विशिष्ट ज्ञान, मान ले कोई भी चीज प्रश्न दी उनके बारे में टेस्ट करके दे दिया, तो ये बहुत ही विशिष्ट और कौशल की जांच होती है, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही सीमित प्रक्रिया है। जबकि जो मापन है, आकलन है, मूल्यांकन है, ये बहुत बड़े लेवल पे होती है। इनका नॉर्मल आप छोटे से क्षेत्र में इनका काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका टेस्ट, जिसको हम परीक्षण बोलते हैं, ये संभावनाएं सबसे कम होती हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मनोप्रेरणात्मक क्षेत्र संबंधित है। मनोप्रेरणात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? ये व्यवहारिक कौशल से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यवहारिक कौशल से संबंधित है। देखिए, जो मनोगत्यात्मक क्षेत्र होता है, मानव के सीखने का वह आयाम होता है जो शारीरिक गतिविधियों, समन्वय और मोटर कौशल के विकास से संबंधित होता है। यह क्षेत्र सीधे करके सीखने और व्यवहारिक क्षमताओं के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति दक्षता प्राप्त कर लेता है। इसी को हम व्यवहारिक कौशल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड होते हैं स्टेट में। पाठ्यक्रम की जो प्रभावशीलता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वो प्रभावशीलता छात्रों की रुचि के द्वारा, मतलब कि सामुदायिक सहयोग, शिक्षक की योग्यता और पर्यवेक्षण से ऐसा कोई मतलब लेना देना नहीं है। पाठ्यक्रम की जो इफेक्टनेस एवं प्रभावशीलता है, ये छात्रों की रुचि पे डिपेंड करता है, उसी के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट हम देखें।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने का नियम है। सीखने का नियम कौन है? तो सीखने का मतलब होता है अभ्यास, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम है सीखने का नियम। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से कारक जो हैं वो सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं? ये हैं आपके शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तीनों हैं जो कि सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। 28 नंबर आपके सामने, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि जब करके सीखा जाता है तो वो बच्चों में एक रुचि है, मतलब एक इंटरेस्ट विकसित होता है। अनुशासन तो ये स्ट्रिक्टनेस तो आता ही नहीं है, बच्चों को व्यस्त रखना ये भी नहीं। करके सीखना का मतलब कि उसमें एक इंटरेस्ट को जगाना है, रुचि में विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 29, दृश्य श्रव्य सामग्री में मदद करती है क्या? तो उसमें शिक्षण उद्देश्य, सफलता और प्रसिद्धि नहीं, उसमें शिक्षण उद्देश्य जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या करती है? ये मदद करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, जो आपको पता है कि शिक्षण कौशल से आपके 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि चयन के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण के लिए उपयुक्त जो विविध प्रकार की ऑडियो विजुअल सामग्री होती है उनका सावधानी पूर्वक चयन करें, और यह छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बना देता है। तो जो सदृश शिक्षण सामग्री है इनका उपयुक्त और विस्तृत रूप से चयन। कंफर्म। अगला नंबर 31 हमारा है, कह रहा है कि उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को किस वर्ष मारा? अब यहां से आपका जीएस का क्वेश्चन आता है। तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को किस सन में मारा था? 1940 में मारा था। और ये किस लिए मारा था? आपको पता है कि माइकल ओ डायर जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को घटता है। उस समय जो तत्कालीन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओ डायर। उन्होंने इस हत्याकांड की जिम्मेदार था वो, और इस नरसंहार का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर ने कहा कि इसका हम बदला लेंगे। और 1940 में वो लंदन में जाकर के एक हाल था जिसका नाम है कैक्सटन। क्या नाम है? कैक्सटन हॉल। उसी कैक्सटन हॉल में जाकर उन्होंने माइकल को गोली मारी थी। ठीक है ना, इस पे एक मूवी भी है उधम सिंह, आप जरूर देखिएगा, सारी कहानी आपको वहां से समझ में आ जाएगी। 32 है, कह रहा है कि किस राज्य में सभी प्रकार की छत पर वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य? ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं बोल तो रहा हूं कि जितनी स्टेट अभी तक हुए हैं, एनसीईआरटी का रोल लगभग 70+% रहा है और 30% में एससीईआरटी रही है। तो आप दोनों को स्किप नहीं करिए, इन दोनों के कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल है, एनसीईआरटी भी है और एससीईआरटी भी है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। तो किस राज्य में वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, और ये अनिवार्य लगभग 2001 से अनिवार्य कर दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है? ये कहे थे अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अगला है कि साइमन कमीशन कब आया था? आपको पता है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है ना, फरवरी में आया था 1928 में, चूंकि इसकी समीक्षा की बात 1927 में ही की गई थी लंदन में, लेकिन ये आया था कब? 1928 में भारत में आया था। ठीक है ना, और ये अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी आयोग को, ये आयोग को अपनी ये जो कमीशन मतलब ये आयोग है अपनी रिपोर्ट पूछता है क्वेश्चन, अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना और उसका सुझाव देना। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि इसको साइमन कमीशन विरोध के नारे भी लगे थे, तो क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के भारतीय नागरिक शामिल नहीं थे इसीलिए, और इसमें केवल 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसीलिए इसका बढ़ चढ़ के मतलब इसका विरोध हुआ था भारत में, और ये सर जॉन साइमन थे, उन्हीं के नेतृत्व में आया था, और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। कह रहा कि अपार
खबरों में देखी गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित एक रजिस्ट्री है, मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। अपार एक शिक्षाविद है, अपार मतलब शिक्षा से संबंधित है, एक प्रकार का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, एक प्रकार की आईडी होती है, अपार आईडी बनती है, आपके बिहार में भी देखे होंगे, विद्यालयों में भी अपार आईडी बनती है। तो अपार आईडी का अंक पूछ देता है कि कितने अंकों का होता है, कितने डिजिट होते हैं अपार आईडी में। तो अपार आईडी में जो डिजिट होते हैं कुल 12 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं? 12 अंक के होते हैं। इसका मतलब कि जो एनईपी 2020 आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, इसमें भारतीय छात्रों के लिए शुरू किया गया था। इसमें कहा गया था एक राष्ट्र एक छात्र, मतलब एक राष्ट्र में पूरे भारत में एक विद्यार्थी की एक ही आईडी होगी, जिसको हम अपार आईडी के नाम से जानेंगे, और वो कुल 12 डिजिट की आईडी होगी। ठीक है ना? हर जगह है, जिसमें उसके पूरे शैक्षिक रिकॉर्ड रखे जाएंगे, मतलब कि उसके मार्कशीट रखे जाएंगे, डिग्री प्रमाण पत्र रखे जाएंगे, पाठ्यचर्या की उपलब्धि जो डिजिटीकरण है, जो डिजिटल रूप है, उस सबका वहां पे ट्रैकिंग मतलब रख करके उनका ट्रैकिंग आपके पास, मतलब उनमें सबका रिकॉर्ड रहेगा। कहने का मतलब ये, तो अपार आईडी के बारे में समझ गए हम। 12 डिजिट की होती है, एनईपी 2020 के तहत आई थी। इसमें एक राष्ट्र एक आईडी के नाम से संदर्भित है। इसमें कंप्लीट शिक्षण से संबंधित एक छात्र का कंप्लीट ब्यौरा उसमें रखा रहेगा। कह रहा है कि हमें इनमें से हम सर्कस में क्या पाते हैं? बाजीगर पाते हैं, जोकर पाते हैं, कह रहा है कि नट एक्रोबैट पाते हैं, सबके सब पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। हर बार मेला से क्वेश्चन, सर्कस से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग वास्तव में खेलने का काम करते हैं, लेकिन कुछ प्रसिद्धि लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके नाम को चुनना है और वास्तव में उनका काम खेलना है। देखिए, ये देखिए, एक खेलने का काम आपका विराट कोहली का है, वास्तव में क्रिकेट खेलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है आपका, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो कमियों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कह रहा है कि मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो मछली में आपको देखने को मिलेगा नियासिन, विटामिन ए और विटामिन डी। याद रखिएगा, नियासिन भी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ये मछली में पाने वाले मौजूद विटामिन होते हैं। क्लियर है हमारी बात? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इसमें B12 पाया जाता है, इसमें आपका B6 पाया जाता है, B2 पाया जाता है, जिसको हम राइबोफ्लेविन का नाम देते हैं, ये भी पाया जाता है। इसके अलावा आपको मछली में कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम जैसी बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। 39 के बाद से 40 है कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा जो किला है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है, जिसको हम तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित है। और ये काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? काकतीय वंश के द्वारा गोलकुंड किला बनाया गया था। काकतीय वंश के किस राजशाह ने बनाया था? इसका नाम था कुतुब शाह। क्या नाम था? कुतुब शाह के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है ना? कह रहा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है? तो आपको पता है कि 360 डिग्री होती है। कितनी होती है? कोई भी चतुर्भुज है, मान लीजिए चतुर्भुज ही है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सब मिलकर के कितने होते हैं? तो 360 डिग्री का कोण होता है। ढोल का आकार कैसा होता है? ढोल कैसा होता है? इसी प्रकार का होता है ढोलक ना, इस दोनों तरफ लगा होता है, पीटते हैं। तो किस प्रकार का होगा? तो बेलनाकार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। आपको मैंने बताया था कोई भी निगेटिव नंबर यदि मॉड के अंदर है तो यदि बाहर आता तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इस बात को आपको पता है? देखिए, इनको पहले सॉल्व करेंगे तो -7 और -5 मिलकर के -12 होगा, फिर +3 है, मॉड में बंद किए रहिए। -12 में से +3 इसको मतलब माइनस होगा तो -9 होगा, और इसकी वैल्यू मॉड से बाहर आएगी तो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आप ये बताइए, 15 को जब -3 से विभाजित करेंगे तो किसको नहीं पता है कि -5 होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को ध्यान में रख के प्रश्नवाचक चिन्हों को बताना है आपको। कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्पों का चयन करना है। ये आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और ये आपका दिया हुआ है। इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन किससे होगा? देखिएगा, ये मान लीजिए ऐसे है, ये डिग्री पे एक्चुअली है, तो पहले इसको घुमाएंगे कितना पे? इसको घुमाएंगे पहले 90 पे और फिर घुमाएंगे 45 पे, तो कितना हो गया? 19 और 45 135 डिग्री। ये किस एंटी क्लॉक में जा रहा है ना, तो इसको भी एंटी क्लॉक में। पहले इसको घुमाइए कितना? पहले इसको घुमाइए 90 घुमाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आएगा यहाँ पे।
तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है? यदि आप इसको करते हैं, इसको इससे रिलेशन बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं होगा, सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब इसको ध्यान दीजिए, ए कैसे हुआ? इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन कैसे होगा? मतलब ये आपका 90 डिग्री है ना, तो इसको भी 90 डिग्री घुमा दीजिए, आपका बन जाएगा। करा कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ध्यान दीजिए, ए के बाद क्या आया? सी। कितने का गैप है? एक का गैप। सी के बाद क्या आया? ई, एक का गैप। ई के बाद क्या होता है? एफ और जी आएगा, तो ये और ये ऑप्शन कट गए। उसके बाद देखिए, एच के बाद क्या है? के, यानी आई और जे दो का गैप है। के बाद क्या है? एल और एम दो का गैप है। एन के बाद दो का गैप। ओ और पी यानी क्यू होना चाहिए, यानी जे क्यू। आगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहे कि सीमा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, देखिए पहले इसको ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। चलिए, कह रहा है सीमा पूरब की ओर मुंह करके 6 किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चला दीजिए। फिर वो दाएं की तरफ मुड़ी है। आप पूरब की तरफ चल रहे हैं, दाएं किधर होगा? इधर ही होगा ना। और दाएं मुड़ी और 9 किलोमीटर चली, 6 ये और 9 ये चली। ठीक है, यहाँ पे आई। उसके बाद क्या रहा कि फिर वो बाएं मुड़ी, जब बाएं मुड़ी तो बाएं इधर होगा ना, बाएं 6 मीटर चली है। ठीक है, 6 मीटर चली। वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी है? यदि हम प्रारंभिक दूरी इसकी यहाँ है, यानी 6 ये है, और यदि हम इसको यहाँ से ला दें, यहाँ पे कर दें, प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी है, तो 6 ये चली गई, ठीक है, और 9 ये चली गई, कितना हो गया? 6 9 कितना हो गया? 6 9 15 हो गया ना। दोबारा देखिए, समझिएगा इसको, सॉरी। यहाँ कह रहा है, यहाँ से आपको पूरब की दिशा की ओर 6 मीटर चली है, यहाँ 6 मीटर चली है, फिर वो दाएं की तरफ मुड़ी है और 9 मीटर चली है, और फिर वो बाएं की तरफ मुड़ी है। दाएं ये नहीं होगा, बाएं मुड़ी है, ध्यान दीजिएगा, बाएं इधर होगा, और कितना चली है? 6 चली है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर भैया? तो 6 9 15 6 21 होना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना होगा हैं? यानी यहाँ से आई और ये ऐसे, मतलब इसको मैं दिए ऐसे मान लें, ठीक है, तो कितना होगा? ये ट्रेंगुलर बनेगा ना, ट्रेंगुलर शेप बनेगा। तो मतलब 6 ये है तो 6 ये है, इसका मतलब पूरा 12 हो गया, ये पूरा 12 हो गया, और 9 ये है तो 9 ये है, इसका मतलब यहाँ से इसको ट्रेंगुलर घुमा दीजिए, तो इसका जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 6 और 6 12 का मतलब 144। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 225 होगा ना। कर्ण का स्क्वायर, और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट में 225 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, चलिए पहले आप सारे नंबर को लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वर्णमाला में बाएं, बाएं का मतलब इधर से जाएंगे, इधर से, ये बाएं से है, ठीक है ना। बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है? ये 12 होता है, 13 होता है, सॉरी ये 13 होता है, 14 15 16 17 18, 18 आर होता है। 18 अक्षर बाएं छोर से 18वें अक्षर। अब यहाँ से कह रहा है, यहाँ से बाएं और 10वें अक्षर, मतलब पीछे जाएंगे तब तो बाएं होगा, इसके आगे जाएंगे तो दाएं होगा, पीछे जाएंगे तो बाएं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा होगा? एच पे जा रहा ना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। वर्णमाला में बाएं से, वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, तो हमने फिर से दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कह रहे वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, ये कौन सा था? 13 14 15 16वां अक्षर, और दाएं से छठे अक्षर 1 2 3 4 5 6, ये
मध्य में कितने अक्षर है? 1 2 3 4। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। टोटल 50 प्रश्न हैं, हमने करा दिए हैं। पहली बार चैनल को हो तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। फ्री पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।